मेरी उम्मी को गलत आदतों की लत लग चुके थे और वो रात को नए मर्द के साथ घर में दाखिल होती है कि वो अपने कमरे में चली जाती। वो मर्द भी सुबह फजर से पहले-पहले हमारे घर से निकल जाता और फिर मैं जब अपनी अम्मी से पूछता कि आप दोनों कमरे में क्या कर रहे थे? मेरी अम्मी मुझे ये कहकर टाल देते थे कि वो अंकल तो हमारा दौर का रिश्तेदार था कि सब रिश्तेदारों को मैं जानता था। एक दिन तो हद ही हो गई, मेरी उम्मी हमारी ही मोहल्ले के खराब आदमी को ले आई, जिसको पूरा मोहल्ला सब जानते थे कि ये आदमी औरतों का शौकीन है। और फिर मैंने भी आज सोच लिया था कि आज दोनों को इस हालत में पकड़ कर रहा होगा। फिर जैसी रात के 3 बजे तो मैं अपनी उम्मी के कमरे में घुसा, तो कमरे का मंज़र देख के मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। दोस्तों, मेरा नाम इरफ़ान है और मेरी उम्र 27 साल है। हम लाहौर में रहते हैं। हमारा घर एक बहुत बड़ी हवेली नमा था, क्योंकि मेरा अब्बा बहुत बड़ा रईस थे, लेकिन अब इस दुनिया में नहीं थे। इतनी बड़ी हवेली में मेरी माँ और मैं अकेले रहते थे और बाकी सिर्फ़ हमारे नौकर। मेरी माँ की उम्र 40 साल है, लेकिन उन्होंने अपना अच्छे से ख़्याल रखा हुआ है। उसी लिए वो अपनी उम्र से बहुत छोटी नज़र आती हैं और हमारी बहुत ज़्यादा ज़मीन थे, जहाँ से हमें साल के साल पैसा आता था, जिससे हमारे घर का गुज़र-बसर चलता था। थोड़ा पैसा नहीं आता था, करोड़ों में होता था। हम उन्हीं पैसों से अपना भी निज़ाम चलाते और नौकर को तनख्वाहें देते, जो ज़िंदगी के मामलात थे, उन्हें हल करते और उसके बावजूद काफ़ी रकम बच जाते थे। शुरू में तो मुझे परेशानी नहीं थे और ना ही मुझे पता था कि हमारी ज़मीन कहाँ-कहाँ है और कहाँ-कहाँ से पैसा उठता है और किस तरह इस्तेमाल करना है। लेकिन मैं अपने माँ-बाप के इकलौती औलाद था। मेरे अबू इंतकाल कर गए थे। मेरे अब्बा बहुत रईस थे, उनके लाहौर में बहुत सारे ताल्लुकात थे। वैसे तो हमारे रिश्ता बहुत है, मेरे चाचों वाले भी हैं और मेरी खाला वाले भाई, लेकिन हम इस हवेली नमा घर में अकेले रहते हैं और हमारे कुछ भरोसे के मुलाज़मीन और उन मुलाज़मीन को हमने अलग क्वार्टर दिए हुए हैं। वो भी अपनी फ़ैमिली के साथ हमारे घर में बच्चों की चहल-कदमी भी रहती हैं। हमारे मुलाज़मों के बच्चे उनका हवेली के अंदर आना सख्ती से मना था, इसलिए हमें अकेलेपन से खौफ नहीं आता था। जिस दिन मेरे अब्बू का इंतकाल हुआ, मुझे आज भी वो दिन अच्छी तरह याद है। वो बार-बार बेहोश जाते थे, क्योंकि मेरी उम्मी अब्बू से बहुत मोहब्बत करते थे। वो उनके बगैर ज़िंदगी गुज़ारने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी और फिर किस्मत ने हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया कि अब इस दुनिया में नहीं थे। अम्मी डिप्रेशन में चली गई थी। 6 महीने तो वो अपने कमरे से निकली भी नहीं और उसने अपनी सेहत का ख़्याल भी रखा। शुरू के 6 महीनों में मेरी माँ को शायद इस चीज़ की तलब होती थी, क्योंकि उससे मेरा बाप का हाथ था, लेकिन जब वो दुनियादारी में लौट रहे थे, तो हल्का-हल्का मेकअप भी कर लेते थे और मुझसे हँस कर बात भी कर लेती थी और मैं अपनी वालदा को देख-देख कर दिल में खुश होता रहता था कि शुक्र है, खुदा का मेरी अम्मी ठीक हो रही थी। ज़िंदगी इसी तरह चल रही थी और मुझे सारी समझ आ गए थे कि हमारी ज़मीन कहाँ-कहाँ पे है, हमारे मुलाज़मीन कितने हैं और वो पैसा अब मेरे पास आता था। मैं घर की ज़िम्मेदारियों में बहुत मसरूफ़ हो गया, तो मैंने अपनी वालदा पर ध्यान नहीं दिया। हालान सोचना चाहिए था कि मेरी अम्मी अभी जवान है, खूबसूरत है। अबू अगर इस दुनिया से चले गए हैं, तो मैं अपनी वालदा से पूछूँ किया। वो दूसरी शादी करना चाहती हैं, लेकिन घर की ज़िम्मेदारियों ने ये मेरे ज़हन से निकल गया। रात का खाना मैं और मेरी माँ अक्सर साथ खाते थे और कुछ देर के बाद निकले थे। जब मेरी माँ मुझसे बातें करती थी, तो मुझे ये महसूस होता था कि शायद वो दिन भरपूर होती हैं, इसलिए इनका दिल करता है मेरे साथ बातें करने को, तो मैं भी उन्हें मना नहीं करता था। मैं भी उनकी हाँ में हाँ मिलाता रहता था और उसी तरह रात के 1 बजे तक हम दोनों बेटा बातें करते रहते थे। एक दिन जब मैंने खाना खाई लिया, तो मेरी अम्मी मुझे कहने लगी, "मैं सोने जा रही हूँ।" मैं थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि मेरी अम्मी नूर मिल्ली इतने बच्चे सोने जाती नहीं थे। वो मुझसे बातें करते थे, दिन भर का हाल है, माँगी थी। मैंने सोचा कि इंसान है, इंसान की तबीयत भी कैसी कभी कैसी होती है।
कि आज मेरी वालदा की तबीयत कुछ ठीक ना हो, तो मैं भी चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो गया। अगर हुआ तो उसी तरह हमने रात का खाना खाया, तो मेरी वालदा मुझे कहने लगे, "अरमान, मैं सोने जा रही हूँ।" आज मैंने अपनी उम्मा से अच्छा, मैंने कहा, "मैं आपकी तबीयत तो ठीक है ना?" और सब खैरियत है। मेरी अम्मी मुझे कहने लगी, "हाँ, तबीयत तो ठीक है, बस थोड़ा जल्दी उठना होता है। आजकल मैं हवेली की सफाई करवा रही हूँ, ना दूसरा दिन है, मैं अभी तक जाती हो।" तो मैंने कहा, "चलो ठीक है, कोई बात नहीं।" फिर मैं ऊपर अपनी हवेली के गार्डन हमने दूसरी मंजिल पे ही एक गांडो बनाया हुआ था बिल्कुल टाइम इस गार्डन में। हम कुर्सी डाल के बैठे थे, वहाँ से आसमान नज़र आता था और वहाँ पे हमने कुछ बोलों के गले में रखे हुए थे। हम अक्सर माँ-बेटा वहीं पर बैठकर बातें करते रहते थे और जब भी हमारे घर कोई बीमार हो, तो हम रात को लेट नाइट तक वहीं पे बैठे थे। मैं जाके वहाँ घर में बैठ गया, वहाँ पे सिगरेट पीने लगा, फिर मैं 1 घंटे बाद वहाँ से उठे। मैं जब उम्मी के कमरे से गुज़रने लगा, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी उम्मी अगर किसी से बात कर रही हूँ। जब मैं वापस आया, मैंने कहा लगाकर सुनने की कोशिश की, तो फिर अंदर खामोशी छा गए। मुझे लगा शायद मेरा वहम होगा। मैंने दरवाज़ा लॉक नहीं किया, फिर मैं अपने कमरे में चला गया कि मैं सो गया। अगले दिन भी उसी तरह रात को खाना खा के मैं दिल में सोच रहा था कि अगर आज भी उम्मी कहती हैं कि मैं तो नहीं तो आज आज दुकान का पीछा करूँगा। जैसे हमने खाना फ़िनिश किया, तो मेरी वालदा ने हाथ धोया और मुझे कहा कि गुड नाइट। मैंने अपनी अम्मी को जवाब नहीं दिया। मैं खामोशी से खाना खाता हूँ, आज तो वो इतना जल्दी चली गई थी। मैंने अभी तक अपना खाना भी नहीं किया था। मैंने खाना ख़त्म किया और फिर मैं जाके उसी गाड़ी में बैठ गया। अब मैं इंतज़ार कर रहा था कि 1 घंटे बाद जाके उम्मी के कमरे में देखूँगा। क्यों सो रही हैं या कुछ और करनी है, मैं घर में बैठा था। मैंने अपनी जेब से मोबाइल निकाला, हमारी कुछ समझ में नहीं आती थी। जहाँ पे हमने चावलों की फसल का मुलाज़िम था, वो सारा काम सँभालता था। मैंने सोचा कि मैं उसको फ़ोन करके पूछ लेता हूँ कि चावल कब तक सील हो रहे हैं और वो पैसे कमा रहे हैं, क्योंकि मुझे एक जगह पैसे देने थे। मैंने 2 करोड़ रुपए की अपनी न्यू गाड़ी, उसके कुछ पैसे रोके थे कि हमारा जानने वाला था, तो उसने भी ज़्यादा ज़ोर नहीं दिया। मैं उसे 1 करोड़ 22 लाख दे चुका था। फिर मैंने उसको फ़ोन किया दुआ सलाम करने के बाद, मैंने पूछा सुना है, हमारी खेती कैसी चल रही है? मुझे कहने लगा, अरमान साहब बहुत अच्छी फसल हुई है, बस कटाई चालू है, कुछ दिनों में हम सील कर देंगे। और फिर मैंने उसे कहा कि ठीक है, जल्दी सेंड करो और पैसे मेरे आका जमा करवा दो, मेरे काम आते हैं। वो कहने लगा ठीक है और फिर मैंने उसका फ़ोन बंद कर दिया। मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया, जब उनके पास इतना पैसा आता है, जो कुछ वे बड़े शौक भी पा लेता है, उनमें से एक बड़ा शौक मुझे भी था, औरतों का नहीं था, बाज़ार की लड़कियों से ताल्लुक़ रखता। मैं कोई एक लड़की ढूँढ लेता था और उसे नसीर अख्तर और उसके घर का सारा खर्चा आता था। उनकी मदद करता था। वो बदले में मेरी ज़रूरत का ख़्याल रखती थी। उसी तरह 5-6 महीनों भाग में चैलेंज करता रहता था। अभी पिछले 2 महीनों से उसके साथ मेरे ताल्लुकात थे। उसका नाम आयशा था। वैसे वो तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन वो तलाक याफ्ता थे। उसका 16 साल का बेटा था। वो मेरे पास आई थी, अपने शौहर की फ़रियाद लेकर। उसका शौहर नशा करता था और उसके हाथ उठाता था, तो मैंने आयशा को तलाक दिलवा क्या उसे अपने लिए किया था। मैंने फिर आयशा को फ़ोन किया। मैंने कहा कि तुम तैयार रहना, मैं रात को तुम्हारे पास आऊँगा, क्योंकि इसमें बहुत दिल चाह रहा था। फिर मैंने घड़ी की तरफ देखा था, 1.5 घंटा गुज़र चुका था। मैं पराठा उम्मी के कमरे के नज़दीक से गुज़रा, तो फिर मुझे हल्की-हल्की सरगोशियों की आवाज़ आ रही थी। फिर मैं कान लगाकर सुनने की कोशिश करता। एक दरवाज़ा खुला, मुलाज़िम निकला जो किचन का काम सँभाला था। उसका अख्तियार रात के 2 बज रहे थे। मैंने पूछा, मुख्तियार तो उस वक़्त मेरी अम्मी के कमरे में क्या कर रहा है?
मुझे कहने लगा, साहब जी, आपकी वालदा की टांगों में दर्द हो रहा था तो ने मुझे बुलाया था कि मेरी टांगें दबा दूं। मैं बड़ा हैरान हुआ ये सुन के, क्यों कि ये तो हमारे मुलाजमीन की बेवियां करते थे। लेकिन आज उम्मी ने बख्तियार को मना लिया था। ये सुनकर मुझे काफ़ी गुस्सा तो आया और मैं फिर वालिदा के कमरे में जाने ही लगाता हूँ। मेरी नज़र मेरी उम्मी पे पड़ी तो वो अपना हलिया दरस्त करने लगे। मैं कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में ये कहना था कि ज़रूर कुछ गलत हो रहा था। फिर मैंने अपनी वालदा से बात की है। ये अख्तियार साहब रात के 2 बजे मुझे वही कहानी सुनाने लगी, जो बख्तियार थोड़ी देर पहले सुना के चला गया था। कि मैंने कहा, नहीं, आप अख्तियार की बीवी को भी बना सकती थी, और वैसे भी तो मैं आपके प्यार दोबारा नहीं होती हैं, तो आज आपने उस मुलाज़िम को क्यों मिला लिया? मेरी उम्मी मुझे कहने लगी हैं और माँगी थी उसको बुलाने, लेकिन वो सो रहे थे। तो मुख्तियार नेक इंसान है और हमारा इतना पुराना मुलाज़िम भी तो है। उसने कहा, बेगम साहबा, मैं आपके पाँव दबा देता हूँ। तो मेरी उम्मी कहने लगी, अरमान, उसमें क्या हो गया? वो हमारा पुराना मुलाज़िम है। अब उससे किया शर्माना फिर मुझे याद आता है। ना, लेकिन आप अभी तक सोई नहीं, मेरी अम्मी मुझे कह रही है कि हमें सोने की हार थी, लेकिन मैंने बताना कि मेरे पाँव में दर्द था, इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही थी कि सारा दिन हवेली के काम करवाती रहती हूँ। ना, इसलिए मेरे ज़हन में तो चल और रहा था कि कुछ तो है, लेकिन फिर मैं खामोश हो गया। मैंने कहा, ठीक है, आप जाएँ, सो जाएँ, आगे से आप उसकी बीवी को बुला लेना। आखिर हमने उनके बच्चों को यहाँ पे क्यों रखा हुआ है? उसी लिए तो लिखा हुआ है, और कितना खर्चा होता है। कि मेरी उम्मी को क्या याद आ रहा था। अब मैं परेशान था। मेरे पास 2-3 दिन थे, क्योंकि 2-3 दिन के अंदर ही मेरा अबू वापस आ जाएगा। मैंने 2-3 दिन के अंदर ही अपना उम्मी के साथ वह वाला काम पूरा करना था। मैं सोने के लिए अपने बिस्तर पे आ गया था और मेरे दिमाग में यही सोच रही थी कि किस तरह अपनी उम्मी को उस काम पर राज़ी करो। फिर मैंने अपनी उम्मी को आवाज़ दी। मैंने कहा, मैं आप जाग रही हैं या सो गई हैं? मेरी उम्मी कह रही हैं, ज़ेशान, बस सोने की तैयारी कर रही हूँ। मैंने कहा, मुझे नींद नहीं आ रही है, आपके साथ बातें करना चाहता हूँ। मुझे भी कहने लगी, हाँ बोलो, किया बात है। मंगा, मैं आपको पता है, मैं 23 साल का हो गया हूँ। आपने क्या सोचा है मेरे बारे में? मेरी उम्मी कह रही थी कि किस बारे में क्या सोचा है, ज़रा खुल के बोलो। मैंने कहा, मैं हमारे सब रिश्तेदारों में देखो, जितनी भी मेरी उम्र के लड़के हैं, सबकी शादी हो गई है। आप लोग मेरी शादी क्यों नहीं करवाना चाहते हैं? असल में इस तरह की बातें करके उम्मी को उस मौके पर लाना चाहता था। मेरी उम्मी कहने लगी, शाह, तुम्हें तो पता है हम अभी भी कराची आएं, यहाँ पे सर तो होने दो, शादी भी कर देंगे। तुम्हारी क्या जल्दी है? मैंने कहा, नहीं है, मैं आपको कोई जल्दी नहीं है, लेकिन मुझे तो है। मेरा भाई कैसे हो आपको पता है, मैं कितना बेचैन हूँ, मैं किस तरह अपना गुजारा करता हूँ। मोबाइल में वीडियो देख देख कर मैं काम चला रहा हूँ। मेरी उम्मी कहने लगी, बदतमीज़ इंसान अपनी। मैंने कहा, मैं आपने खुद ही तो बोला है कि खोल के बोलो, इसलिए जो भी मेरे दिल में था मैं सब आपको बताना चाहता हूँ। अभी तो बहुत कुछ है जो मैं आपको नहीं बता रहा, मैं वो भी बताना चाहता हूँ। वो कहने लगी, क्या मतलब है? इतना कुछ तो बोल चुके हूँ, उससे आगे और रहता किया है। ज़ेशान, मेरे साथ ऐसे बात ना किया करो, मुझे पता है तुम आप बड़े हो गए हो। वो तुम्हारा अबू आ जाएं तो हम इस बारे में ज़रूर सोचेंगे, तो बहुत टाइम लगता है। मैंने वो जो मालिक मकान की बेटी है ना, मैं उसे पसंद करता हूँ। आप एक काम करें, वैसे भी सारा दिन हमारे घर पर होती है। उससे मेरी बात चलाई ना। मेरी उम्मी कहने लगी कि ठीक है, तुम्हारा अबू आ जाए, हम तुम्हारी शादी की बात चला लेंगे। अगर ये लोग मान गए तो ठीक। मैंने कहा, मैं शादी का किसने बोला है? आप मेरी उससे दोस्ती बढ़ाइए। मैं तो सिर्फ दोस्ती की हद तक बोल रहा हूँ। शादी मैं अपनी बरादरी में करूँगा। मेरे चाचों की बेटी थी ना, मैं उसको पसंद करता था, सेंड आया था। मैंने कहा, शादी तो मैं उससे ही करूँगा। हाँ, उससे फ़िलहाल मैं
टाइम पास कर लेता हूँ। मेरी उम्मी की लगी तो कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं हो गया। मैंने कहा, मैं भी तो नहीं। कब से आपको समझाना चाह रहा था कि मैं ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा हो गया हो। मेरे बारे में कुछ सोचते हैं कि मेरी उम्मी कहने लगी, क्या सोचो मतलब? अब मैं तुम्हारी दोस्ती करो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। अपनी माँ को ऐसा बोलो कि तुम, मैंने कहा, मैं उसमें बरी क्या बात है। आप लोग तो कहते हैं, मुझे नहीं पता, रोज़ रात को 2 बजे अबू आपके साथ लगे हुए होते हैं और आपको नहीं पता कि नीचे साथ ही मैं सो रहा होता हूँ। क्या मैं अंधा हूँ? मुझे नज़र नहीं आता। मुझे सब पता होता है। मेरी उम्मी कह रही हैं, बेशर्म इंसान हो। आपको देखते हुए चुप कर मैंने कहा कि देख रहा है। आप लोगों को खुद को समझाए कि मैं साथ ही पड़ा हुआ हूँ और एक ही कमरे का उमकान है। आप रोज़े वाला काम करते हैं। मैं अगर बोल रहा हूँ तो आप मुझे डांट रहे हैं। मेरी उम्मी कहने लगी, इतना शर्म आ रही है तो जाके किचन में चादर बिछा के सो जा, कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सोने की, मैंने कहा, मैं क्यों सो जाऊँ? मुझे थोड़ी मसला हो रहा है। आप लोगों को है तो आप लोग जाओ, सो जाओ। आप लोग अगर मेरे सामने ऐसे काम करेंगे, मेरा दिल भी तो मछली खाना अब घर सिर पर उठा लेते हैं। बेटा इतना ज़ोर व शोर से चल रहा होता है, मुझे तो शक पड़ता है कि नीचे मालिक मकान वालों को भी ना आवाज़ जाती हूँ। फिर मेरी उम्मी कह रही हैं, चुप करके सो जा, अपनी उम्मी से बात कर, बिल्कुल तमीज़ नहीं है। मैं तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी। तुम्हारे अबू को आने दो, मैंने कहा कि उसमें शिकायत लगाने वाली क्या बात है, क्या बोला है? अभी तो करते हैं ना। मेरी उम्मी कह रही थी कि वह तो मेरा शोहर है, मैं उससे मना नहीं कर सकती। जब उसका दिल करेगा वो मेरे साथ करेगा, लेकिन तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ऐसी बात करते हुए मैंने कहा, मुझे कोई शर्म नहीं आती। मुझे अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है जो किसी और को बोलो, मैंने आपको बोला है, आप मेरे लिए बस कुछ करें। फिर मेरी उम्मी कहने लगी कि सोचा, हम इस बारे में अभी बात नहीं कर रहे थे। मैंने कहा, अच्छा अभी नहीं तो काल कर लेना, लेकिन आप मेरी फीलिंग समझे ना, मैं अभी और नहीं बर्दाश्त कर सकता। बस बहुत हो गया है। मेरी उम्मी कह रही हैं, हा हा हा, सो जाओ, कल देखेंगे। और फिर उस तरह खामोश हो के मेरी उम्में सोती रही है। मैं भी काफ़ी देर आया कहने लगा दी, शान उठ जा, नाश्ता कर लिया है, जाके दुकान खोल और कारीगरों को काम पर लगा। मैंने उम्मी से झूठ बोला। मैंने कहा, मैं सारी रात जाग कर आओ, मुझे भी नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ। दुकान खोल ली। वो कहने लगी कि तुम्हारा बाप फिर तुम्हें मारेगा। फिर दुकान खोल, फिर घर आ जाना। मैं उठा तो बाथरूम में चला गया। हाथ धोए मैं बाहर आया तो मेरी उम्मी मुझे देखकर हल्का सा मुस्कुरा रही थी। मैंने कहा, क्या हुआ, सब खैरियत है? आप मुस्कुरा कर रही है। फिर मेरी उम्मी कह रही थी, तुम्हें पता है रात को तुमने क्या बोला है? मैंने कहा, मुझे सब पता है। कौन सा? मैं नशा करता हूँ, जब मैं भूल जाऊंगा। फिर मेरी उम्मी कह रही, पागल, अपनी उम्मा से ऐसी कोई बात करता है क्या? मैंने कहा, मैं आपकी बात बोलूं, अगर आप बुरा ना मानो तो ये अमेरिका लगी, इतनी बातें तो भूल चुका है। अभी तक तो मैंने कुछ भी बुरा नहीं माना। जब भी मैंने ये बोला तो मेरा हौसला और बढ़ गया। मैंने कहा, ये तो आप ठीक कह रही हैं। मैंने कहा, मैं ये भी कह रहा था, अगर आपने मेरा काम नहीं करवाया तो मालिक मकान की बेटी के साथ फिर मैं क्या करूँगा? फिर मुझे आपने बोलना नहीं है कि ये तुमने क्या क्या कर सकते हो, तुम और क्या करो। जब आपने काम ना किया तो अभी नहीं कि नलकी बताओ ना। मैंने कहा, नहीं अभी नहीं। फिर मुझे कहने लगी, अच्छा तो मैं काम करो, जाओ नीचे दुकान खोलो और मालिक मकान के घर का दरवाज़ा बजा के बोलना कि उनकी बेटी को मेरी उम्मी बुला रही है, मैं कोशिश करके तुम्हारा काम हो जाए। मैंने कहा, नहीं, आपको पहले बता दो, शादी की बात नहीं करनी, ऐसे टाइम पास सिर्फ
आपसे दोस्ती लगानी है। मेरा काम है, मेरी अमेरिका ने कहा। ठीक है। फिर मैंने नाश्ता किया और फिर मैंने नीचे उतर कर आया। मालिक मकान का गेट बजाया तो उसकी बेटी रखे मुझे देख के कहने लगी, ज़ेशान सुबह सुबह किया हुआ। सब खैरियत है। मैंने कहा, वो असल में उम्मी से काम था, आपको बुला रहे थे। वो कहने की खाला को इतनी सुबह सुबह क्या काम है। मैंने कहा, मुझे नहीं पता कि नहीं, अभी तो मैं काल जा रही हूँ, वापसी होगी तो मैं उनको मिलोगी। मैंने कहा, चलो ठीक है। फिर मैंने दुकान खोली। जब तक कारीगर भी आ गए, काम शुरू हो गया और फिर दिन 11 बजे में दोबारा अपने घर की तरफ आ गया। मेरी उम्मी के घर की दुकान पर काम चालू हो गया। मैंने कहा, मैं सब लोग काम कर रहे हैं, वो मैंने बोला है। उनको वो कह रही थी कि कॉलेज के बाद में होगी। फिर मेरी उम्मी कहने लगी, अच्छा ठीक है, तुम चाहो तो थोड़ा रेस्ट कर लो, फिर 1 बजे दोबारा दुकान पर चले जाना। मैंने नहीं आ रही, मैं आपके बेटे सो जाओ। अब मुझे कहने लगी, ज़ेशान ये पूछने वाली क्या बात है, तुम्हारा अपना ही घर है, जहाँ दिल करे सो जाओ। फिर मैं जाकर अपने अबू की जगह पर सो गया। मजमहल किया भी, मुझे घर के काम करना है। मुझे नींद कहाँ आ रही थी। मैंने पूछा, उम्मी अबू कब तक वापसी आ रहे हैं? अबू से कोई बात वगैरह हुई थी कहने लगी। हाँ, सुबह 10 बजे इनका फ़ोन आया था। वह कल वहाँ से रवाना हो जाएंगे तो परसों यहाँ आ जाएंगे। मुझसे पूछ रहे हैं कि ज़ेशान दुकान पर चला गया है। तो मैंने उससे कहा कि हाँ, ज़ेशान दुकान पर गया है। अब तो मेरे पास सिर्फ 2 दिन का टाइम था। उन्हें 2 दिन के अंदर अपनी उम्मी के साथ वो वाला काम